हाँ जी, किद्दा कैसे हैं भाई? सबके सब नमस्कार एंड सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का स्कोर क्लास 11 12 के प्लेटफॉर्म पे। और आज बेटा मुद्दा है हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन को कवर करना इन सिंगल शॉट। इससे पहले मैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का लेक्चर वन शॉट ऑलरेडी डाल चुका हूं। आई होप आप लोगों ने वो वन शॉट देख लिया होगा। अगर आपने वो लेक्चर देखा है बेटा तो इंटीग्रेशन में आपको स्वाद पक्का आने लग गया होगा। उसी स्वाद को एक लेवल और ऊपर लेके जाएंगे आज के वन शॉट से। सबसे पहले बेटा बेहतरीन तरीके से कंसाइज तरीके से आपको थ्योरी कवर करवाऊंगा, सारी प्रॉपर्टीज समझाऊंगा। उसके बाद बेटा एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट सवाल, जितने भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज आपके लिए करना समझना जरूरी है, वो सारे के सारे आपको खुद सॉल्व करवाऊंगा इस वन शॉट में। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। चलो चलते हैं भाई डेफिनेट इंटीग्रेशन की दुनिया में। उससे पहले एक डाउट होगा आपके दिमाग में, उसको मैं बेटा आंसर कर देता हूं। ये टोपी सर ने क्यों पहनी हुई है? बेटा बाल बढ़ गए हैं, ठीक है। इधर उधर घूमता हूं तो बाल लहराते हैं, उससे तुम होते हो कि डिस्ट्रैक्ट वन शॉट देखते हुए। तो इसलिए बाल को थोड़ा स्टेबल रखने के लिए कैप मैंने हैट मैंने पहनी हुई है। तो चलो सबसे पहले बेटा डिस्कस करते हैं कि चेंज क्या हुआ इनडेफिनिट से डेफिनेट आते आते। चेंज क्या हुआ? तो अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से तो ये आपको नई चीज दिख रही है। यहां पर आप लोगों ने कुछ लिमिट यहां पे इंट्रोड्यूस कर दी है बेटा। जो ये यहाँ पे नीचे दिख रही है ये है लोअर लिमिट, और जो ये ऊपर दिख रही है इसको बोलते हैं अपर लिमिट। इसने किया क्या बेटा? इसने आपके इंटीग्रल को ना एक दायरे में बांध दिया। अब ये दायरे में बांधना ही इनडेफिनिट से डेफिनेट जाना है। मतलब अब आपके इस इंटीग्रल का जो आंसर आने वाला है वो एक डेफिनेट आंसर आने वाला है। तो बेटा जो तुम्हारा ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता था, इसकी कहानी हो गई है खत्म, इसको भूल जाओ अब तुम लोग। तो अब तुम्हारा एक डेफिनेट आंसर आएगा। लेकिन बेटा अब इसको सॉल्व कैसे करें? सवाल यह है कि सर डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने का क्या तरीका है? तो बेटा देखो तीन तरीके हैं मोटे मोटे तौर पे, वैसे हैं दो तरीके ही। एक तरीके को मैं दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके तुमको समझा रहा हूं। तो मोटे मोटे तौर पे बेटा तीन तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि आप अभी तक जैसे इंटीग्रल को सॉल्व करते हुए आए हो कि आपने एंटी डेरिवेटिव निकाला, इंटीग्रल को सॉल्व किया, जो भी आप मेथड्स जानते हो अभी जो पढ़कर आए हो, सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्ट, पार्शियल फ्रैक्शन, इंस्पेक्शन, जो भी आपको लगता हुआ दिखाई दे रहा है, आपने वो मेथड लगाया, इंटीग्रल को सॉल्व किया, यानी कि एंटी डेरिवेटिव निकाला। उसके बाद हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस को यूज करते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या कहती है? जो आपने अपना एंटी डेरिवेटिव निकाला है उसमें आप एक बारी एक्स की जगह ये अपर लिमिट डालिए और एक बारी एक्स की जगह ये लोअर लिमिट डालिए और दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। जो ये दोनों का डिफरेंस आपको मिलेगा बेटा वही आपके डेफिनेट इंटीग्रल का उत्तर होगा। पहला तरीका ये। तो ये बेटा हमारा हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है बेटा? इसी तरीके में हम लोग प्रॉपर्टीज को मिक्स कर देंगे। तो कुछ डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने की प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा। उन प्रॉपर्टीज को अब आप मिक्स कर दोगे जो भी तरीके आप जानते हो उनके साथ, और वहां से हमारा दूसरा तरीका निकल जाता है बेटा डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने का। तो क्या करेंगे? सेकंड तरीके में जो प्रॉपर्टी सीखेंगे बेटा उसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई किया उससे हमारा इंटीग्रल थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। उसके बाद हमारे जो भी नोन तरीके हैं उससे सॉल्व करेंगे, एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस लगा के सॉल्व। तीसरा तरीका है बेटा डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने का एज लिमिट ऑफ द सम। ये तरीका तुम लोगों को अब नहीं सीखना है क्योंकि ये तुम्हारे लिए आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है। लेकिन इसके ऊपर अगर तुम लोगों को थोड़ा सा आइडिया चाहिए तो मैंने अपने इंडेफिनेट इंटीग्रल वाला जो लेक्चर है उसके इंट्रोडक्टरी पोर्शन में बेटा इसके बारे में बताया है। तुमको याद होगा कि एक कर्व है, उस कर्व के अंदर कैसे हम लोग छोटे छोटे एलिमेंट्स लेते हैं और उन एलिमेंट्स को अगर हम क्लब कर दें, वो जो रेक्टेंगुलर एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्लब कर दें तो आपको डेफिनेट इंटीग्रल ही मिलता है। वो अपना तीसरा तरीका है जो तुमको अब नहीं पढ़ना है। तो चलो बेटा कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ना प्रॉपर्टीज को ऑब्जॉर्व करते हैं अच्छे से, फिर इन प्रॉपर्टीज को अप्लाई भी करना सिखाऊंगा आप लोगों को। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा कि वेरिएबल से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारी लिमिट सेम हो तो वेरिएबल से कुछ फर्क नहीं पड़ता। एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी विल बी सेम एज एफ ऑफ टी का इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी। बहुत सिंपल सी बात है यार। अगर तुमको मैं ऐसे बोलूं कि एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करो, ठीक है, फ्रॉम 0 to 1, क्या ये सेम बात नहीं है? अगर मैं तुमको बोल दूं कि यार टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करो फ्रॉम 0 to 1, सेम ही तो आउटपुट मिलेगा, सेम ही तो आंसर मिलेगा तुम लोगों को। तो यही तुम्हारी पहली प्रॉपर्टी है, चेंज ऑफ वेरिएबल। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप अपनी लिमिट को रिवर्स कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, अगर आप अपनी लिमिट को जो कि ए से बी है, अगर आप इसको बी से ए लिख रहे हैं तो आपको एक माइनस साइन बाहर निकालना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा।
तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा? तीसरी प्रॉपर्टी है हमारी स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी। कभी कभी हमको जरूरत पड़ती है कि यार हम लोग यहां पर ना इसको ब्रेक कर दें, कि हम लोग डायरेक्टली ए से बी नहीं जा सकते, तो हमको ब्रेक करने की जरूरत पड़ती है। अब ये ब्रेक करने की जरूरत कहां पड़ेगी? मॉडुलस वाले जो सवाल होते हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा इसका एप्लीकेशन। ठीक है, तो अब ब्रेक कैसे करते हैं बेटा? हमने बीच में एक कोई पॉइंट ले लिया सी, जो कि ए से बी के बीच में है। अब ये बीच में कहीं पर भी हो सकता है, नॉट नेसेसरली कि एग्जैक्टली मिड में हो, ये बीच में कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, तो आपने क्या किया, पहले ए टू सी चले गए और फिर सी टू बी चले गए, सॉल्व कर लिया और आंसर आ गया, दोनों को सम कर दिया, क्लब कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी यूजफुल फॉर मॉडुलस वाले क्वेश्चंस। अप्लाई कैसे करते हैं बेटा? सारी चीजें मैं सिखाऊंगा, तुम लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। वही मैं कह रहा हूं कि सारी चीजों की एप्लीकेशन तुमको धीरे धीरे समझ आ जाएगी। चौथी प्रॉपर्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसलिए इसको बोलते हैं किंग्स प्रॉपर्टी। अगर कोई भी डेफिनेट इंटीग्रल का सवाल आता है, उसमें सबसे पहले प्रॉपर्टी तुमको यही लगानी है दिमाग में। बहुत इंपॉर्टेंट हैक है, ध्यान से सुनो। कोई भी डेफिनेट इंटीग्रल का सवाल आता है जिसमें प्रॉपर्टी लग रही होगी, सबसे पहले तुमको किंग्स प्रॉपर्टी के हिसाब से सोचना। ठीक है, ये क्या कहती है प्रॉपर्टी? कि अगर आपका इंटीग्रल है, आप यहां पर x की जगह अगर a प्लस बी माइनस एक्स डाल दें तो आपको सेम ही आंसर मिलेगा। मतलब आप इसकी जगह बेटा ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं डायरेक्टली। मतलब ये भी आपका i है, ये भी आपका i है, ध्यान रखना। अगेन इसको यूज कैसे करना है क्वेश्चंस में सारी चीजें समझ आ जाएंगी। अभी बस इतना ध्यान रखना कि अगर आप अपने x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स डालते हो तो आपका इंटीग्रल आपको सेम ही आंसर देने वाला है। कहानी क्लियर? इसी का बेटा एक स्पेसिफिक केस है कि हमारी लिमिट अगर a से b ना होके 0 से a हो जाए तो अब x की जगह क्या डल जाएगा बेटा? 0 प्लस a माइनस एक्स, यानी कि a माइनस एक्स। कहानी क्लियर? चल अब आते हैं बेटा फिफ्थ प्रॉपर्टी, ये है अपनी ऑड इवन प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी बहुत इजीली स्पॉट करी जा सकती है। अगर आपका इंटीग्रल ऐसा हो माइनस ए से ए टाइप का, माइनस से प्लस जा रहा हो, मतलब दोनों में साइन का डिफरेंस हो, अपर लिमिट और लोअर लिमिट में, तो आप लोगों को क्या चेक करना है कि जो ये आपका फंक्शन है ये ऑड फंक्शन है या फिर इवन फंक्शन है। कैसे चेक करते हैं बेटा? आप लोग x की जगह माइनस एक्स डाल देते हो फंक्शन में। अगर आपको f ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर ही दिख रहा है, मतलब माइनस एक्स डालने पे भी ओरिजिनल फंक्शन मिल रहा है, तो आपका फंक्शन क्या होता है बेटा? इवन। और अगर माइनस एक्स डालने से आपका फंक्शन नेगेटिव की तरह दिख रहा है, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स की तरह दिख रहा है, तो ये हो जाता है आपका ऑड फंक्शन। तो अगर आपका बेटा ये फंक्शन क्या होता है? ऑड होता है, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर होता है, तो ये इंटीग्रल आपको 0 आंसर देगा। अगर ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स बेटा इवन होता है, यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स आपको एफ ऑफ एक्स के बराबर दिखता है दोस्तों, तो आपको यहां पर इस लिमिट को कैसे चेंज करना है? माइनस ए से ए की जगह 0 से ए और एक 2 को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, छठी प्रॉपर्टी क्या है? 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब बेटा यहां पर आपको क्या करना है? आप लोगों को यहां पर x की जगह 2a माइनस एक्स डालना है और चेक करना है कि क्या रिलेशन है। आपने x की जगह 2a माइनस एक्स डाला फंक्शन में, अगर आपको वो ओरिजिनल फंक्शन के बराबर दिख रहा है, अगर वो आपको ओरिजिनल फंक्शन के बराबर दिख रहा है, तो आप लिमिट में कैसे चेंज करेंगे? 0 से 2a की जगह 0 से a ले आएंगे और 2 को बाहर जम करा देंगे। और अगर बेटा यहां पे x की जगह 2a माइनस एक्स डालने पे आपको नेगेटिव ऑफ द फंक्शन मिल रहा है, तो इसका आंसर 0 आएगा। ध्यान रखना, सारी की सारी प्रॉपर्टीज को बेटा दिमाग में बसा लो। इनको अप्लाई कैसे करना है मैं सारी चीजें तुमको क्वेश्चंस के थ्रू समझाऊंगा, बहुत प्यार से समझ आएगा। ठीक है, सारी चीजों को दिमाग में रख लो। चलो चलते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल ही बेटा मैंने ऐसा लिया है कि तुम लोगों को मजा आ जाएगा, स्वाद आ जाएगा सवाल देख के। सर ने बोला कि अगर यार तुम लोगों को एक डेफिनेट इंटीग्रल का सवाल दिख रहा है, तो सबसे पहले अगर तुम प्रॉपर्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो, तो सबसे पहले किंग्स प्रॉपर्टी। सर ऑड इवन क्यों नहीं सोच रहे? क्योंकि देखो यहाँ पे नोटेशन नहीं है ना वैसा, तो इसलिए किंग्स प्रॉपर्टी के बारे में सोचो। किंग्स प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा? कि आप लोगों को एक्स की जगह क्या डालना है? डालने से पहले ये दिमाग में होगा सब कुछ। ठीक है, x की जगह अपने को क्या डालना है? 0 प्लस पाई बाय 2, यानी कि पाई बाय 2 माइनस एक्स। और आपको पता है बेटा पाई बाय 2 माइनस एक्स तो जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो तो बेटा अच्छी चीज है तो, है ना? तो इसलिए हम लोग यहाँ पे किंग्स प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अब आप सोचो कि यहां पर ऊपर हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स, यहां पर साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स और ये कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स तुम्हारा कॉस एक्स हो गया और कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स तुम्हारा साइन एक्स हो गया। बोलो हाँ है ना? तो बेटा क्या डिनोमिनेटर मेरा सेम रहा? अब देखो डिनोमिनेटर सेम रहने का फायदा क्या है।
अगर मैं बोल दूं बेटा ये आई के बराबर है, तो आई के बराबर ही मेरा किंग्स प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, 0 से π/2। बहुत ध्यान से समझना, पहला सवाल है, बड़े हल्के हल्के प्यार से करवाऊंगा तुम लोगों को, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा बेटा न्यूमरेटर में π/2 माइनस एक्स, और नीचे मैंने जैसे बताया कि यहां पर साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स, यहां पे कॉस ऑफ π/2 माइनस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ही निकलेगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहां पे dx। अब अगर मैं तुम लोगों को बोलूं कि इन दोनों को तुम लोग ऐड करो, तो तुम लोग बोलोगे सर ये तो कुछ नई चीज है, लेकिन मैं बोलूंगा देखो करके देखो एक बारी, तुमको क्या फायदा हो रहा है। आई प्लस आई 2i हो जाएगा, तुम्हारा डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड करोगे तो x प्लस π/2 माइनस एक्स, तो तुम्हारा x और x यहां पे कैंसिल, x माइनस एक्स एक दूसरे को खा गया, तो तुम्हारा 2i किसके बराबर आएगा दोस्त, तुम लोग बोलोगे सर 0 से π/2, और यहां पे π/2 जो तुम्हारा न्यूमरेटर में है कांस्टेंट है, तो इसको मैं बाहर निकाल रहा हूं, ठीक है। और यहां पर हो जाएगा तुम्हारा dx अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। और अब एक चीज और देखो, यहां पर अब 2i बन चुका है, तो इस 2 को मैं यहां पे भेज दे रहा हूं और इसको मैं लिख दे रहा हूं π/4। किसी को कोई दिक्कत? अब एक बात बताओ, जो ये इंटीग्रल है बेटा, यहां पे जो ये इंटीग्रल है, क्या तुम इसको सॉल्व करना नहीं जानते? क्या तुमको ये फेमिलियर नहीं दिख रहा? तो देखो किंग्स प्रॉपर्टी लगा के या फिर ऐसी कोई भी इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी यहां पे लग सकती थी, लेकिन देखो हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर चुके हैं। अब ये हमारे लिए फेमिलियर स्टेज है। यहां से मैं इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना जानता हूं, आपको पता है। आप यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो या फिर कंपाउंड एंगल भी बना सकते हो। यहाँ पे आप यहाँ पे 1/√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। वो वाली चीज मैं देखो आपको यहाँ पे डायरेक्टली करके दिखा रहा हूं। अगर आप इसको 1/√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हो, ठीक है, यहाँ पे √2 जो होगा मैं आगे ले आ रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। आपने 1/√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, यहाँ पे साइन एक्स कॉस वाई, कॉस साइन मतलब साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी वाला यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, तो साइन ऑफ ए प्लस बी बन जाएगा ये। तो ये वाली चीज मेरी कहां चली जाएगी बेटा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, आई विल बी इक्वल टू π/4√2, और यहां पर हो जाएगा 0 से लेके π/2। और यहां पे देखो बेटा साइन ऑफ ए प्लस बी यानी कि साइन ऑफ एक्स प्लस π/4 होगा। इसी को अगर मैं न्यूमरेटर में ले जाऊं तो क्या ये कॉसेक बन जाएगा, एक्स प्लस π/4 dx। क्या कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन तुम लोग करना जानते हो? बोलो हाँ या ना। क्या तुम इसको इंटीग्रेट करना जानते हो? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, आई विल बी इक्वल टू π/4√2। अब देखना, क्योंकि पहला सवाल है तो मैं तुमको लिमिट भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके दिखाऊंगा कि लिमिट तुम लोग कैसे यहाँ पे पुट करते हो। तो इसका इंटीग्रल हो गया बेटा हमारा लॉग कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग कॉसेक माइनस कॉट। लॉग यहां पर हो जाएगा कॉसेक एक्स प्लस π/4 माइनस कॉट एक्स प्लस π/4। अब बेटा देखो यहां पे करना क्या है, जो ये लिमिट थी ना, अब तुमको पता है कि अब हमको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस का यूज करना है। तो ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट इसमें अब एंटी डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट करी जाएगी। तो इसको ऐसे लिख देते हैं हम लोग डब्बे के बाद 0 और यहाँ पे π/2। तो पहले π/2 डालेंगे, फिर माइनस इस फंक्शन में हम लोग 0 डालेंगे और फिर हमारा आंसर आएगा। तो देखो इसको मैं तुमको सॉल्व करके दिखा रहा हूं क्योंकि पहला सवाल है ये। तो यहां से मैं इसको मिटा चुका हूं, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। मेरा आई जो है वो किसके बराबर आएगा, π/4√2। अब सबसे पहले इसके अंदर, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो अब सबसे पहले हम लोग इसमें π/2 डालेंगे। अगर आप इसमें π/2 डालोगे तो लॉग यहां पर आएगा बेटा कॉसेक π/2 प्लस π/4। कॉसेक π/2 प्लस π/4, तो कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है बेटा हमारा सेक। तो यहां पर हो जाएगा सेक π/4, क्योंकि कॉसेक π/2 प्लस π/4 सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉसेक पॉजिटिव होता है ना, तो ये हो जाएगा लॉग सेक π/4, ठीक है। बोलो हाँ या ना। और उसके बाद लॉग सेक π/4 और फिर माइनस हट भाई, हाँ यहां पर हो जाएगा बेटा माइनस, यहां पर हो जाएगा कॉट π/2 प्लस π/4। तो कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है बेटा टैन, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट की कहानी है, तो माइनस टैन π/4 हो जाएगा। तो माइनस आगे लगा हुआ है तो ये हो जाएगा प्लस टैन π/4। देखो कितनी खूबसूरत चीज आ गई है। तो ये हमने बेटा ये अपर लिमिट डाल दी है इसके अंदर। अब क्या करते हैं, माइनस
अब ये लोअर लिमिट हम लोग इसमें डालेंगे, तो अब लॉग यहां पर आ जाएगा 0, यहां पर आ जाएगा 0, ये हो जाएगा लॉग कॉसेक पाई बाय 4। ठीक है, इसको यहां पे एक काम करो, ब्रैकेट में ले लो, लॉग कॉसेक पाई बाय 4 माइनस कॉट पाई बाय 4। बस सवाल हो गया अब तुम्हारा। अब इसको फाइनली हम लोग ऐसे लिख देंगे, पाई बाय 4√2, ये हो जाएगा बेटा हमारा √2 और ये हो गया 1। तो लॉग के अंदर √2 प्लस 1 माइनस यहां पे लॉग के अंदर आएगा बेटा √2 और -1। लॉग ए माइनस लॉग बी दिख रहा है तुमको, तो ये लॉग ए बाय बी हो जाएगा। तो यहां से तुम्हारा फाइनल उत्तर क्या आएगा बेटा, मैं यहां पे लिख रहा हूं पाई बाय 4√2 लॉग √2 प्लस 1 अपॉन √2 माइनस 1। दिस इज योर फाइनल उत्तर। पहला सवाल था इसलिए इतना डिटेल में किया है बेटा, एक एक स्टेप तुमको समझाया है कि तुम लोगों को फाइनली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस के अकॉर्डिंग लिमिट्स को भी कैसे पुट करना होता है, सारी चीजें मैंने तुमको सिखा दी है। अब चलते हैं बेटा दूसरे सवाल की तरफ। सवाल को देखो, ध्यान से देखो, अपने आप ही तुमको स्ट्राइक करेगा कि सर इसमें करना क्या है, क्योंकि तुमको पता है किंग्स प्रॉपर्टी सबसे पहले सोचनी है, सर ने बता दी। जब तुम किंग्स प्रॉपर्टी सोच रहे होगे तो तुमको पता है इन दोनों को ऐड करोगे तो पाई बाय 2 माइनस एक्स वाली फॉर्मेशन बनेगी। अगेन पाई बाय 2 माइनस एक्स वाली फॉर्मेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में यूजफुल होती है। तो फटाफट से बेटा अगर मैं बोल दूं कि ये आई के बराबर है, तो तुम्हारा आई अकॉर्डिंग टू द किंग्स प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, पाई बाय 6 पाई बाय 3 dx अपॉन 1 प्लस tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स इज कॉट एक्स। ठीक है, तो यहां हो जाएगा रूट कॉट एक्स। अब तुम बोलोगे सर ऐड कर दूं क्या, मैं बोलूंगा रुको, सबसे पहले यहां पे इसको tan की टर्म्स में लिखो। तो तुम लोग बोलोगे अच्छा सर, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई को पाई बाय 6 पाई बाय 3 और यहां पे 1 बाय रूट tan एक्स लिखोगे बेटा, तो रूट tan एक्स ऊपर चला जाएगा, बोलो आया ना, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, 1 प्लस रूट tan एक्स। अब एक बारी इन दोनों को क्लब करो मन में, डिनोमिनेटर सेम है, बोलो हाँ या ना, यहां पर 1 है, यहां पे रूट tan x है, क्लब होगा तो 1 प्लस रूट tan x मिलेगा जो कि डिनोमिनेटर में है। तो यहां पे जब तुम क्लब करोगे बेटा इसको, तो 2i पता है तुमको किसके बराबर मिलेगा, 2i तुमको मिलेगा, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल थे, दे कैंसिल्ड आउट ईच अदर। तो तुम्हारा इंटीग्रल इतना सिंपल हो जाएगा बेटा, पाई बाय 6 से पाई बाय 3 dx। अब बताओ, अब बताओ कुछ करना बाकी है, 2i विल बी इक्वल टू इसका इंटीग्रल x, लिमिट डालेंगे अब यहां पे ना, पहले ऐसे लिखेंगे, प्रॉपर रिप्रेजेंट करेंगे। अब तुम्हारा i किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 टाइम्स यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6। तो ये हो जाएगा तुम्हारा पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6 इज पाई बाय 6, पाई बाय 6 इंटू 1/2 इज पाई बाय 12। तो पाई बाय 12 तुम्हारा इसका उत्तर है। देखो कितना सिंपल आंसर आया। ठीक है, चलो चले आगे। अगला सवाल देखो, अभी तक तुम लोग प्रॉपर्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे थे, जरा यहाँ पे प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। तुम लोग देखो यहाँ पे तुम्हारा एक एल्जेब्रिक सा फंक्शन है, यहाँ पे 4 + 9 13, 13 माइनस एक्स रखोगे तो कुछ भी तुमको यहाँ पे पल्ले नहीं पड़ेगा। लेकिन तुमको यहाँ पर देखो वही है, इसलिए फ्लेक्सिबल रखना है दिमाग को इस चैप्टर में। ये नहीं कि एक तरीका सीख लिया तो वही तरीका हर जगह लगेगा, नहीं। तुम लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे x की पावर 3/2 है और ऊपर x की पावर 1/2 है। तो तुम मेरे को बताओ, प्रॉपर्टी लगाने से पहले भी तुमको समझ आ रहा है कि सर ये इंटीग्रल तो मैं पहले भी सॉल्व कर चुका हूं इनडेफिनेट में। तो इसको सॉल्व करना मैं जानता हूं, कैसे सॉल्व करेंगे, 30 माइनस एक्स की पावर 3/2 को सर अगर आप t पुट कर दो तो यहां से -3/2 एक्स की पावर 1/2 dx आपको dt मिल जाएगा। बस अब यहां से आपको दिख गया कि यार ये जो न्यूमरेटर है आप उसकी जगह क्या लिख सकते हो, -2/3 dt। अब ध्यान रखना बेटा, यहां पर ना मैं आपको दो चीजें सिखाऊंगा कि आपने सबसे पहले तो अपने ओरिजिनल x वेरिएबल को t वेरिएबल में चेंज कर दिया, तो आपको यहां पे लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप लिमिट चेंज नहीं करते हैं तो मैं दोनों तरीके बताता हूं, ठीक है, आप लोगों को ध्यान से सुनना। मैं लिमिट चेंज नहीं कर रहा, पहले मैंने अपने इंटीग्रल को कैसे लिखा मैं भूल गया, 4 9 x की पावर 1/2 dx क्या हो जाएगा बेटा, -2/3 dt और नीचे क्या आ जाएगा t स्क्वायर।
ठीक है, इसको सॉल्व करना जानता हूं मैं इंटीग्रल को। 1/t² का इंटीग्रल क्या हो जाएगा बेटा, t की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो ये हो जाएगा -1/t, है ना। -1/t और माइनस साइन बाहर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 और यहां पर आएगा बेटा 1/t और यहां पर अब मैं लिख दूंगा अपनी लिमिट। लेकिन ध्यान रखना, गलती मत करना, t में मत डाल देना ये, क्योंकि ये जो लिमिट थी ये x वेरिएबल के लिए थी, तो यहां पे तुमको t को अब दोबारा से सब्स्टिट्यूट बैक करना पड़ेगा, उसके बाद तुम लिमिट डालोगे तो तुम्हारा आंसर सही आएगा, ध्यान रखना। तो यहां पर तुम 30 माइनस x की पावर 3/2 डालोगे। अब तुम बेटा ये लिमिट्स को यूज करो तो देखो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, 2/3। और यहां पर अगर तुम 9 रखते हो तो 9 की पावर 3/2 मतलब 9 का अंडर रूट 3, 3 का क्यूब 27, तो 1/30 माइनस 27 इज 1/3 माइनस, अब इसमें बेटा 4 रखोगे x की जगह तो 4 का अंडर रूट 2, 2 का क्यूब 8, 30 माइनस 8 22। ठीक है, इसको सॉल्व करना, तुमको आंसर मिलेगा। एक तो तरीका हो गया ये। दूसरा तरीका क्या है कि तुमने जब यहाँ पे वेरिएबल चेंज किया तो वेरिएबल के साथ साथ तुमने लिमिट भी चेंज कर दी, तो तुमको इसको वापस x में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से समझना कैसे है, कैसे करते हैं इस तरीके को। तो यहां पर अपन ने क्या किया बेटा, यहां पे अभी मैं देखो लिमिट कैसे चेंज करूंगा। पहले अंदर की चीज क्या हो जाएगी मेरी, यहां पर हो जाएगा बेटा -2/3, जो भी आया था बेटा सारी चीजें यही आएंगी मेरी, सारी चीजें मेरी यही आएंगी, आंसर मेरा यहीं तक पहुंच जाएगा 2/3 1/t। अब मेरे को यहां पे t को वापस x बनाने की जरूरत नहीं है, अगर मैंने ओरिजिनली इनिशियल पोजीशन में ही अपनी लिमिट को चेंज कर दिया। लिमिट कैसे चेंज करते हैं देखो, अगर x मेरा 4 था तो मेरा t क्या हो जाएगा वही मेरे को जानना है, वही मेरी यहां पे लोअर लिमिट बन जाएगी। नहीं, x की जगह अगर आप 4 डालोगे तो ये मिलेगा बेटा आपको किसके बराबर, 8 के बराबर, तो ये 30 माइनस 8 22 हो जाएगा, तो t की जगह आएगा 22। और अगर आपका x 9 था तो ये हो जाएगा अंडर रूट 9, 3 का क्यूब 27, 30 माइनस 27 3 के बराबर। तो अब आप ये वाली लिमिट्स डाल सकते हैं, क्योंकि अब ये t के अकॉर्डिंग ही लिमिट्स है, तो आंसर हो जाएगा 2/3 1/3 माइनस 1/22। अब देखो क्या दोनों आंसर सेम है। तो ध्यान रखना बेटा, अगर तुम सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, और ध्यान रखना जो हम ये प्रॉपर्टीज में कर रहे थे ना, कि हम लोग इसकी जगह x की जगह π/3 प्लस π/6 माइनस x डाल रहे थे, यहां पर ये सब्स्टिट्यूशन नहीं है, यहां पर ये प्रॉपर्टी का यूज है, इसलिए आप देख रहे थे कि dx में कुछ चेंज नहीं आया था। तो ये सब्स्टिट्यूशन से कंपेयर मत कर लेना है इसको, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया है, एक नया वेरिएबल इन्वॉल्व किया है, नए वेरिएबल के हिसाब से हमको लिमिट में भी चेंज करना पड़ेगा। अगर आप लिमिट में चेंज नहीं करते हो तो आप अपने इनिशियल वेरिएबल में सॉल्व करिए पूरा इंटीग्रल दूसरे वेरिएबल में, फिर इनिशियल वेरिएबल में आके ये वाली लिमिट सब्स्टिट्यूट करना, अगर आप लिमिट चेंज करना नहीं चाहते हो तो। दोनों तरीकों से आंसर आ जाएगा, लेकिन प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्या कह रहा है सवाल, x dx अपॉन दिस 1 to 2। आपको पता है बेटा पार्शियल फ्रैक्शन का बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस इंटीग्रल को पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से सॉल्व कर लेंगे। तो मेरा यहां पे क्या दिख रहा है, ये x अपॉन x प्लस 1। कैसे करते थे बेटा पार्शियल फ्रैक्शन का यूज, देखो आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। इसको आप ऐसे लिखोगे a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ax प्लस 2a प्लस bx प्लस b। तो देखो आप जब इनको कंबाइन करोगे तो x का कोफिशिएंट आपको a प्लस बी मिल रहा है, और यहां पे x का कोफिशिएंट क्या है अपना, और नीचे बेटा आप लोगों का यही बन जाएगा, है ना। क्या बन जाएगा, यही जो है यहाँ पे। तो a प्लस बी जो x का कोफिशिएंट है वो यहाँ पे 1 के बराबर है, तो आपको यहां से दो इक्वेशंस मिलेंगी a और b में। a और b है आपका, a प्लस बी है 1 के बराबर, और उसके अलावा बेटा आपका जो 2a प्लस बी है कांस्टेंट, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो वो हो जाएगा 0 के बराबर। अब आप देखो a प्लस बी 1 है और यहाँ पे 2a प्लस बी 0 है, तो यहां पर a प्लस बी है, तो ये a प्लस बी है, तो a प्लस बी मेरा 0 के बराबर है और a प्लस बी मेरा 1 के बराबर है। तो इसकी जगह 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो a क्या आ जाएगा, -1। a तुम्हारा -1 आ गया, तो b को क्या होना पड़ेगा, अगर सम दोनों का 1 चाहिए तो b को होना पड़ेगा 2। तो इसकी वैल्यू आ गई बेटा -1, इसकी वैल्यू आ गई तुम्हारी 2,
ठीक है, तो अब तुम अपने इंटीग्रैंड को कैसे लिख सकते हो? अब तुम अपने इंटीग्रैंड को कैसे लिख सकते हो? मैं यहां पे लिख लेता हूं ताकि भूलू ना। ए की वैल्यू आ गई -1 और बी की वैल्यू आ गई मेरी 2। चल, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है बेटा वैसे अभी। अब तुम लोग बस यहाँ पे कुछ नहीं करोगे, यहाँ पे ऐसे लिखोगे 1 से 2। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा -1 अपॉन x प्लस 1 प्लस दिस अपॉन दिस 1 to 2। सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करना जानते हो। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा बेटा -log x प्लस 1। ठीक है, और ध्यान रखना लिमिट लगा देना यहां पर। ठीक है, पुट कर देना और यहां पर हो जाएगा 2 log x प्लस 2 और इस पे भी तुम लोग क्या करना, लिमिट लगा देना अपनी 1 से 2। बस सॉल्व कर लेना दोनों को अलग अलग और फिर एंड में कंबाइन कर लेना, तुमको आंसर मिल जाएगा। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ये वाला सवाल अगेन बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है, मतलब इसको तुम खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, कुछ नहीं करना बेटा। यहाँ पर जैसे हम लोगों ने ये वाला सवाल किया है, ठीक है, यहाँ पर तुम लोग सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो, बड़ी इजीली दिख रहा है तुम लोगों को। तो ये वाला सवाल तुम लोग खुद करना, ये तुम्हारा टास्क है। आसान सवाल है, थोड़े से अच्छे सवालों पे चलते हैं। अगला सवाल तुम लोगों के सामने है बेटा। अब ऐसे सवाल देख के तुम लोग सारे के सारे घबरा जाते हो, तो ऐसे सवाल जब भी तुमको ऐसी गंदी गंदी पावर्स दिखती हैं, ठीक है, तुमको क्या स्टेप लेना है? सबसे पहला क्या हैक है बेटा, तुम लोगों को जब ऐसी पावर्स दिखती है ना 1/3 1/4, तो देखा करो कि तुम यहां से मैक्सिमम चीज क्या बाहर निकाल सकते हो। मेरे को एक बात बताओ, यहां से तुम्हारा ये x³ है, x³ की पावर 1/3, तो x बाहर निकल सकता है? बोलो हाँ या ना, मैक्सिमम। तो x बाहर निकाल दो, ये तुम्हारा i के बराबर है। ठीक है, तुम क्या करो बेटा, सबसे पहला स्टेप, जब भी ऐसे गंदे गंदे यहां पर पावर में गंदी चीजें हो 1/3 1/n टाइप की, तो तुम लोग देखो ब्रैकेट में से सबसे मैक्सिमम चीज क्या बाहर निकाली जा सकती है। तो यहां पर मैक्सिमम पावर क्यूब है, ये इसके साथ लगेगी, तो बेटा 3 से 3 कट के x बाहर निकल सकता है। तो तुम यहां से ना ब्रैकेट से x बाहर निकाल लो, तो देखो ऐसा बनेगा कुछ। x बाहर निकालोगे तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, यहाँ पर x है x³ की जगह, तो ये बन जाएगा 1/x² -1 1। ठीक है, बोलो कहानी क्लियर? अगर तुमको ये वाला स्टेप नहीं समझ आया तो मैं तुमको इसको और सिंपल तरीके से समझा देता हूं। x - x³ की पावर 1/3 में से मैंने x बाहर निकाला है। कैसे निकाला है? सबसे पहले ना आप x³ बाहर ले लीजिए इसमें से। ठीक है, अभी पावर को भूल जाओ। अगर आप इसमें से x³ बाहर लेंगे तो यहां पे 1/x² बचेगा, यहां पे -1। ठीक है, अब आप पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, इसके साथ पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये x हो जाएगा और ये यही बनेगा। यही चीज मैंने करी है। ठीक है, अब देखो नीचे क्या था बेटा तुम्हारे पास, नीचे था तुम्हारे पास x की पावर 4, कट गया। बताओ क्या बच गया? x³ बच गया। अब तुमको यहाँ पे कुछ बढ़िया सी चीज दिखने लगी होगी, कुछ स्वाद आने लगा होगा तुम लोगों को कि सर एक काम करो, इसको कुछ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहाँ पे नीचे x³ दिख रहा है, काम बन जाएगा। तो सर 1/x² -1, बोलो मुन्ना, समझ आ रहा है ना? देख रहे हो? तो अगर तुमको ऐसा सवाल दिखता है, तुमको बस वो कॉमन लेना है बाहर, अपने आप ही तुम्हारा इंटीग्रल बेटा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तुम अपने आप ही स्पॉट कर लोगे कि बेटा अब क्यों क्या सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे लगने वाला है। तो 1/x² -1 को अगर तुम t डालते हो तो ये -2/x³ dx हो जाएगा मेरा dt के बराबर। अब सवाल में कुछ जान रह गई क्या? अब देखो आपने यहां पर जब दूसरा वेरिएबल इन्वॉल्व करा है तो आपको यहां पे लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप लिमिट चेंज नहीं करते हैं तो प्लीज ध्यान रखना, ये लिमिट आप टी में नहीं डालेंगे। जो भी आपका फाइनल आंसर आएगा टी में, आप उसको दोबारा से एक्स में सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर ये वाली लिमिट डालेंगे। समझ आ रही है बात ना? तो अब यहां पर अपन लोगों को पता है कि अपना ये किसके बराबर हो गया, -dt/2। तो आई हो गया अपना -1/2, ये हो गया बेटा dt, और ये डाला है हमने t, इसकी जगह डाला है हमने t, है ना? तो ये हो जाएगा अपना t की पावर 1/3। और अब तुम चाहो तो चलो एक काम करो, मैं तुमको यहां पे ना
लिमिट चेंज करके दिखाता हूं। ठीक है, एक बार दोबारा से सीख लो कि तुम्हारी अब, क्योंकि ये इंटीग्रल तो तुम लोग सॉल्व कर दोगे। अब देखो यहाँ पे जब तुम्हारा x था 1/3, ध्यान से देखना, जब तुम्हारा x था 1/3 तो ये हो जाएगा 1/9, ऊपर जाएगा 1/1/9, 9 - 1 8, तो तुम्हारा यहां पे क्या आएगा, t की वैल्यू क्या आएगी 8। फिर तुम्हारा अगर x था 1 तो ये क्या हो जाएगा 1/1, यानी कि 1 - 1 तो t की वैल्यू आएगी 0। ठीक है, तो अब तुम लोग इसको सॉल्व करके ये लिमिट डायरेक्टली डाल देना, पुट कर देना, तुमको तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। अगर तुम यहाँ पे लिमिट चेंज नहीं करते तो तुम्हारा जो भी यहाँ पे इंटीग्रल आता, फाइनल तुम्हारा आंसर आता, तुम उस t को x की टर्म्स में दोबारा से चेंज करोगे और फिर तुम लोग ये लिमिट पुट करना बेटा। अगर ये लिमिट पुट कर रहे हो तो x वेरिएबल मांगता है, अगर तुम t वेरिएबल में चेंज करके आंसर निकालना चाहते हो तो बेटा यहाँ पे प्लीज लिमिट को चेंज करना ध्यान रखना। चलो अब बेटा देखो, एक मॉडुलस का सवाल आ गया और तुमको मैंने बताया था मॉडुलस के सवाल में तीसरी वाली प्रॉपर्टी, स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी, ब्रेकिंग प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि बेटा हमको पहले इस फंक्शन को डिकोड करना पड़ेगा कि ये कहां पर x³ - x की तरह खुलेगा, कहां पर ये x - x³ की तरह खुलेगा। तो देखो सबसे पहले आप इस फंक्शन को तोड़िए, क्या ये ऐसा है x² - 1 यानी कि x - 1 x + 1। नंबर लाइन पर अगर तुम इसको प्लॉट करते हो तो -1 0 1। अब तुमको पता है 1 से ऊपर वाली वैल्यू डालोगे तो ये पॉजिटिव होगा, यहां पे नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव, यहां से नेगेटिव, लेकिन यहां पे अपना आप कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि हमको तो -1 से 2 में जाना है। तो बेटा -1 से 0 में ये पॉजिटिव रहेगा, देखो दिख रहा है ना। तो इसी इंटीग्रल को मैं कैसे लिख सकता हूं, ब्रेक करके, -1 से 0 में x³ - x dx। इसको तो सॉल्व करना जानते हो तुम लोग, यहां पे लिमिट भी पुट कर ही दोगे, अब तो सीख गए हो। उसके बाद 0 से 1 में, 0 से 1 में ये कैसे खुलेगा बेटा, x - x³। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं। और उसके बाद ये 1 से 2 में कैसे खुलेगा, देखो 3 इंटरवल्स में तुमने इसको ब्रेक कर दिया पूरे के पूरे इंटीग्रल को, ये खुलेगा x³ - x की तरफ। बस चलो एक काम करते हैं यार, एक और क्वेश्चन तुम्हारे लिए बढ़िया से सॉल्व कर देते हैं ताकि तुमको ये ना लगे कि सर तो सब कुछ ही हमारे ऊपर छोड़े जा रहे हैं, है ना। चलो तो इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा ये आएगा x⁴/4 - x²/2 और यहाँ पे -1 0 प्लस ये हो जाएगा बेटा x²/2 - x⁴/4 और यहां पर आएगा 0 1 प्लस ये हो जाएगा बेटा x⁴/4 - x²/2 और यहां हो जाएगा 1 से लेके 2। अब यहां पर अगर हम देखें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 डालेंगे अगर आप, तो जब पहले 0 डालेंगे अपर लिमिट डालेंगे तो ये भी 0 ये भी 0, फिर जब -1 डालेंगे तो लेकिन माइनस साइन रहेगा ना, f(a) - f(b) होता है, तो माइनस साइन और फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, अब डालिए -1 तो ये हो जाएगा 1/4 - 1/2। ठीक है, यहां से मिलेगा 1/4 - 1/2। सेकेंड वाले से क्या मिलेगा देखते हैं एक बारी, प्लस। अब बेटा आपको यहाँ पे 1 डालना है तो ये 1/2 - 1/4 और 0 डालोगे तो 0 ही हो जाएगा, तो यहां से आपको मिलेगा 1/4 - 1/2। ठीक है दोस्त, बोलो इतनी बात सबको समझ आ रही है। अब देखो यहां पे आप लोगों को पहले डालना है बेटा क्या, 2, तो यहां पे 2 डालेंगे तो 2⁴ 16, 16/4 इज 4 और फिर माइनस यहां पे जब आप डालेंगे 2 तो ये हो जाएगा 4/2। ठीक है, माइनस और फिर यहां पर क्या आएगा 1/4 1/2। इसको तुम अब लोग सॉल्व कर देना बेटा, तुम्हारा आंसर आई थिंक, मेरे को जितना दिमाग में आ रहा है इसका आंसर 11/4 आएगा। ठीक है, तो इन सबको सॉल्व करके देखना, तुम्हारा आंसर 11/4 आएगा जितना मेरे को याद आ रहा है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हुए बेटा, अब देखो अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो गया है और यहां पे लिमिट देखो एक बारी, -a से a टाइप की दिख रही है, क्या स्ट्राइक करेगा अपने को भाई, अपने को क्या स्ट्राइक करेगा कि हम लोग सबसे पहले इस फंक्शन को देखें कि ये ऑड है या फिर इवन है। तो आप मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे x की जगह -x रखोगे, यहाँ पे स्क्वायर है, तो क्या ये तुमको दिख रहा है, क्या है ये ऑड फंक्शन है या फिर इवन फंक्शन है। तुम लोग बोलोगे सर
इवन फंक्शन है ना, क्योंकि माइनस एक्स रखने से तुमको सेम ही चीज यहाँ पे मिलेगी। तो इवन फंक्शन में क्या होता था बेटा, तुम लोग अपनी लिमिट को ऐसे कर लेते थे 0 से π/4 और ये 2 बाहर निकाल लेते थे और यहाँ पर ये साइन स्क्वायर का क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन तुमको करना आता है, कैसे करेंगे इंटीग्रेशन? 2 साइन स्क्वायर एक्स को आप लोग इस वाली आइडेंटिटी से लिख दो, 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है बेटा, 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है ना, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। आप लोग इस आइडेंटिटी से यहाँ पे इसको लिख दीजिए, 2/2 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 0 से π/4 और इसको लिख दीजिए 1 प्लस कॉस 2x dx। बस इसको सॉल्व करो बेटा और अपनी लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। डन, आसान था सवाल। चलो अब यहीं पे बेटा ये ऑड फंक्शन निकल जाता तो मेरा आंसर सीधा सीधा 0 हो जाता, मेरे को कुछ गेम करने की जरूरत ही नहीं थी। ये वाला सवाल देखो, अगेन -1 से 1 है तो चेक करूंगा कि मेरा जो ये फंक्शन है ये ऑड है या फिर इवन है। तो यहाँ पे बेटा x की जगह -x डालिए, तो देखो यहाँ पे साइन ऑफ -x माइनस साइन x होता है और ऑड पावर है तो ये ऐसे दिखेगा। और तुमको पता है cos ऑफ -x तो बेटा cos x के बराबर ही होता है, तो ये cos ऑफ 4x ही दिखेगा। यहाँ पे क्यों चढ़ा दिया मैंने इसको, ठीक है। तो अब देखो तुमने जब यहाँ पे x की जगह -x डाला तो तुमको माइनस ऑफ f(x) मिल गया, यानी कि ये एक ऑड फंक्शन है। ये ऑड फंक्शन है तो तुम्हारा ये जो इंटीग्रल है वो क्या आंसर देगा बेटा, 0। अगला सवाल बहुत ही मजेदार सवाल है बेटा, देखते हैं कैसे करेंगे। अगेन देखो 0 से π/2 है और साइन और कॉस इन्वॉल्व है। जब भी ऐसा सवाल दिखे तुमको सर ने बताया सबसे पहले किंग्स प्रॉपर्टी अपने दिल में घुमाया करो, लिखने से पहले भी दिमाग में सोचो कि अगर यहां पे तुम लोग π/2 -x कर देते हो x की जगह तो ऊपर क्या हो जाएगा बेटा, cos की पावर 4x, नीचे cos की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x। तो ध्यान से देखो कि तुम्हारा डिनोमिनेटर सेम रहा, यहां पे तुम्हारा साइन की पावर 4x है, लेकिन दूसरा वाला जो तुम लोग यहां पे π/2 -x करके बना रहे हो तो मेरा न्यूमरेटर cos की पावर 4x बन रहा है। क्लबिंग करने से फायदा होगा। अगर ये मेरा i है दोस्त तो मेरा i क्या हो जाएगा, किंग्स प्रॉपर्टी से 0 से लेके π/2 यहां पर आ जाएगा cos की पावर 4x अपॉन डिनोमिनेटर विल बी सेम, साइन की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x dx। बोलो आया ना, है ना। अब तुम लोग क्या करोगे, इसको बस क्लब कर दोगे। जब तुम क्लब करोगे तो तुमको पता है न्यूमरेटर में वही बन रहा है जो डिनोमिनेटर में है, तो तुम्हारा 2i किसके बराबर आएगा बेटा, 0 से लेके π/2। अब यहाँ पे सब कुछ खत्म हो चुका है तो ये हो जाएगा तुम्हारा i किसके बराबर हो जाएगा 1/2, और तुम लोगों को बस यहाँ पे ये करना है। तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा, π/4 आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भाई ये बहुत ही लाजवाब सवाल है, ठीक है। 5 नंबर में ये सवाल इतनी बारी आ चुका है, इतनी बारी आ चुका है, सबसे ज्यादा अच्छा सवाल है। और बच्चों को एक बारी में सवाल समझ भी नहीं आता। बहुत आराम से पेशेंस से तुम लोगों को मैं ये वाला सवाल सिखाऊंगा, ठीक है। आराम आराम से देखना। चलो करते हैं इसको। ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहले तुम लोग देखो, अगर तुम यहाँ पे किंग्स प्रॉपर्टी लगाते हो, ठीक है, मेरे साथ, तो क्या होगा, 0 से लेके π/2 log cos x dx हो जाएगा। अब तुम लोग इसको क्लब करोगे तो तुमको फायदा नहीं दिख रहा है कुछ, बोलो हाँ या ना। अगर तुम यहाँ पे कुछ क्लब कर रहे हो तो फायदा नहीं दिख रहा है, फिर भी मेरे कहने पे तुम लोग एक बारी क्लब करो इसको। तो 2i क्या हो जाएगा, क्योंकि अभी नहीं दिख रहा फायदा, अभी आगे तुमको फायदा दिखाऊंगा। तो log sin x प्लस log cos x, log a प्लस log b क्या होता है बेटा, log ab होता है, बोलो हाँ है ना। तो ये हो जाएगा 0 से लेके π/2 log ab यानी कि log sin x cos x। अब मेरी बात यहां पे बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि हर जगह सॉल्यूशन इसका दिया हुआ है लंबा खासा, लेकिन वहां पर वो डायरेक्टली लिख देते हैं, बच्चों को समझ नहीं आता कि ये चीज सोचनी कैसी है। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे ना log sin x है पर यहाँ पे मैं sin x cos x तक बना चुका हूं। अगर यहाँ पे एक 2 और आगे लग जाए तो ये 2 sin x cos x हो जाएगा, तो ये ना sin 2x टाइप का बन जाएगा।
साइन 2x मतलब कि यहां पर इस वाली फॉर्मेशन में जा रहा है वो, उसके आगे क्या करूंगा सोच लूंगा। लेकिन अभी मेरे को यहां पे साइन 2x बनाने में फायदा दिख रहा है क्योंकि वो मेरे ओरिजिनल इंटीग्रल के तरह दिख रहा है। बस x की जगह 2x ही तो है ना, और आपको पता है प्रॉपर्टीज में ये 2 तो बहुत बारी बाहर निकल जाता है वैसे ही, है ना। तो आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे 2 sin x cos x बनाने में फायदा है। लेकिन अब ये 2 sin x cos x बनाए कैसे? आप लोगों को अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है तो आपको पता है कि log a प्लस log b log a b के बराबर होता है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि यार आप एक काम करो, log 2 यहां पे ऐड कर दो, ठीक है, इस इंटीग्रल को आप यहां पे ऐड कर दो, और ऐसे हवा में तो आएगा नहीं, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, माइनस भी करना पड़ेगा। हर बुक में ये दिखेगा, लेकिन ये क्यों किया है वो नहीं दिखेगा, डायरेक्टली बोल देंगे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। तो आपको ये समझना है क्योंकि यहां पर हमको sin 2x की फॉर्मेशन से फायदा दिख रहा है, इसलिए मैं ये करामात कर रहा हूं बेटा, ठीक है। log 2 डन कहानी। अब इन दोनों को क्लब करो। अगर आप इन दोनों को क्लब करते हो तो आपका इंटीग्रल कैसा दिखेगा, 0 से π/2, यहां पर log a भी लग जाएगा तो log 2 sin x cos x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा log sin 2x dx माइनस, अब बेटा देखो इसको तो तुम ऑलरेडी सॉल्व कर सकते हो, log 2 तुम्हारा कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लो और ये हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा π/2, तो ये हो जाएगा माइनस π/2 log 2, ठीक है। अब इसको तुम लोग ध्यान से देखो, अब इसमें हम लोगों को गेम खेलना है सारा सारा। अब इसके आगे हम लोग क्या क्या सोचें, कैसे सोचें? आप एक बात बताइए, अगर आप यहां पे 2x को t पुट कर दें, 2x को t पुट कर दें तो आपको पता है कि 2dx मेरा dt के बराबर हो जाएगा। तो dx हो गया मेरा dt/2 के बराबर, बोलो हाँ या ना। चलो अब मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है, इसको हटा रहा हूं, इसको हटा रहा हूं, और आप देखिए इसके आगे कहानी कैसी जाएगी। इसको ध्यान से देखना, इस वाले इंटीग्रल को ध्यान से देखना। तो मेरा 2i किसके बराबर हो जाएगा बेटा, मैंने सबसे पहले तो 2x को t पुट किया है तो मेरी यहां पे लिमिट भी चेंज हो जाएगी, x0 टू t0, x मेरा अगर π/2 है तो मेरा t हो जाएगा बेटा पाई, लिमिट चेंज कर दी मैंने, और ये हो जाएगा log sin t, और dt dx की जगह dt/2, तो एक यहां पे 1/2 आएगा और यहां पर हो जाएगा dt, और ये हो गया माइनस π/2 log 2। अब देखो हुआ क्या, अब देखो हुआ क्या, ये अंदर वाली चीज इसी के बराबर दिख रही है, सिर्फ वेरिएबल में ही तो चेंज है, लेकिन लिमिट यहां पे 0 से π/2 और यहां पे 0 से π है। तो आप एक बात बताओ, अगर आप यहां पे t की जगह 0 प्लस पाई माइनस टी डालोगे तो क्या मिलेगा आपको, साइन ऑफ पाई माइनस टी क्या होगा, साइन ऑफ टी होगा। पर आपको मैंने ये बताया है 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी, कि अगर आपका ये जो अंदर वाला फंक्शन है यहां पर पाई माइनस टी डालने पे सेम दे दे तो आप यहां से 2 को बाहर जंप करवा देते हो, सिक्स्थ प्रॉपर्टी है ना। तो ये हो जाएगा 2i विल बी इक्वल टू, यहां से बेटा आप लोग बाहर निकाल दोगे 1/4 हो जाएगा, ये सॉरी 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 0 से लेके π/2 log sin t। क्या किया सर ने, सर दोबारा समझा रहे हैं, यहां पर बहुत ध्यान से समझना वरना कंफ्यूजन रहेगी इस सवाल में हमेशा। यहां पे मैंने सिक्स्थ प्रॉपर्टी का यूज किया है, मैंने t की जगह पाई माइनस टी डाला है, तो log sin t, अब आपका log sin ऑफ पाई माइनस टी बराबर होता है बेटा, तो आप यहां से इस लिमिट को कैसे चेंज कर सकते हो, 0 से पाई की जगह 0 से π/2 और 2 को बाहर जंप करवा दोगे, वही मैंने यहां पे किया। बोलो कहानी क्लियर, डन हो गई भाई बातचीत। चल अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब यहां पे देखो ये गया काम, तो आई, और यहां पर बेटा इसको लिखना मत भूलना, माइनस π/2 log। अब यहां से एक बात बताओ, ये जो चीज है ये आई हो गया आपका, ठीक है, ये आई हो गया आपका, और ये हो गया आपका इसके बराबर 1/2 है ना, 2i हो गया, और ये हो गया आपका देखो 0 से π/2 log sin t dt,
x की जगह t ही तो है बस, तो फ्रॉम प्रॉपर्टी 1 क्या ये i के बराबर ही नहीं हो गया? माइनस पाई बाय 2 log 2, तो 2i माइनस आई यानी कि i किसके बराबर हो गया? माइनस पाई बाय 2 log 2। ये रहा तुम्हारा आंसर। डन। तुम्हारा आंसर क्या है? माइनस पाई बाय 2 log 2। चल बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। बेटा अब देखना, ये और भी उम्दा सवाल है, जो पिछला वाला किया है ना उससे भी उम्दा सवाल है। देखना कैसे। आपको दिख रहा है ये इंटीग्रल 0 से पाए log 1 प्लस कॉस एक्स dx। सबसे पहले आप किंग्स प्रॉपर्टी को यहां पे दिमाग में घुमाएंगे और यहां पे x की जगह बेटा क्या डालेंगे? पाए माइनस एक्स डालेंगे। तो आपको पता है कॉस ऑफ पाए माइनस एक्स क्या हो जाता है? माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स हो जाता है। तो अगर मैं इसको दोस्त आई बोल देता हूं तो किंग्स प्रॉपर्टी से मेरा आई किसके बराबर हो जाएगा? 0 से पाए log अंदर हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स dx। अब जब आप इन दोनों को बेटा क्लब करोगे तो 2i आपको मिलेगा 0 से लेके पाए log a प्लस log b, यानी कि log ए बी, और ये क्या है? 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स। बोलो। अब तुमको पता है यहां से ये 2 बाहर आ जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी से, तो यहां से ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं कि तुम्हारा आई किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा। अब एक बात बताओ, यहां पर अगर तुम x की जगह पाए माइनस एक्स डालोगे तो यहां पे तुमको log ऑफ साइन एक्स ही मिलने वाला है। मतलब अब तुम यहां पे क्या कर सकते हो? वो जंप प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो। तो आई किसके बराबर हो जाएगा तुम्हारा? ट्वाइस ऑफ 0 से लेके पाए बाय 2 log साइन एक्स dx। क्या तुमने पिछले सवाल में इसी इंटीग्रल को सॉल्व किया था? तो ये वाला क्वेश्चन बस उसका एक स्टेप और आगे है और कुछ नहीं। तो तुमको पहले यहां तक लाना है। अब तुम बेटा वो रिजल्ट को यहां पे डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते। अगर ये सवाल 5 नंबर में आया तो तुमको जो तुमने पिछले सवाल में मेहनत करी थी वो यहां से करनी चालू करनी पड़ेगी। इतनी मेहनत करने के बाद अब तुम्हारा इस इंटीग्रल को सॉल्व करना चालू होगा। तुम लोग क्या बोलोगे? लेट दिस इंटीग्रल बी I1, और फिर तुम इसको सॉल्व करना चालू करोगे जैसे हमने पिछले वाले सवाल में किया। बात समझ आ गई सभी को? चल बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। हाँ भाई, आगे एक और मॉडुलस का सवाल, ध्यान से देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे। सबसे पहले आप देख लो कि ये ब्रेक कैसे होगा। -1 से 3/2 हमारी रेंज है। -1 से 0 सोचो पहले, ठीक है? -1 से 0 सोचोगे तो बेटा ये तो चलो नेगेटिव हो गया। और यहां पे देखो साइन पाई एक्स कैसे होगा? साइन माइनस पाई से 0। साइन माइनस पाई से 0 कैसा है बेटा? ये वाला रेंज। यहां पे दोनों में ही, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो है नेगेटिव रहता है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अब सोचो 0 से 1 के बारे में। 0 से 1 में चलो ये तो पॉजिटिव, और ये 0 से 1 में कैसा जाएगा बेटा? साइन 0 से पाई, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव। तो मतलब -1 से 0 में भी पॉजिटिव है और 0 से 1 में भी पॉजिटिव है। तो मतलब इसको मैं कैसे ब्रेक करूं? -1 से 1 में आप इसको पॉजिटिव खोल लीजिए, एक्स साइन, और 1 से 3/2 में बताओ क्या होगा? 1 से 3/2 का मतलब है, चलो ये तो ठीक है पॉजिटिव है, ये कैसे खुलेगा बेटा? ये जाएगा साइन पाई से साइन 3π/2, है ना? 1 से 3/2 यानी कि साइन पाई से साइन 3/2। मतलब कौन सी कहानी है? अपनी थर्ड क्वाड्रेंट वाली कहानी है। मतलब ये तो भाई नेगेटिव वाला गेम है, तो यहां पर ये नेगेटिव की तरह खुलेगा। मतलब अब जब आप यहां पर 1 से 3/2 लेंगे लिमिट को, तो आप एक माइनस साइन यहां पे प्लीज लगा दीजिएगा और इसको ऐसे लिख दीजिएगा, साइन पाई एक्स dx। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? हमने ब्रेक तो कर दिया अपने इंटीग्रल को, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तुमको दिख रहा है अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तुमको छूटते ही बाय पार्ट्स यहां पे लगाना है बेटा। बाय पार्ट्स लगाएंगे तो क्या होगा? हम लोग x को रख देते हैं बाहर, इसका कर देते हैं इंटीग्रल, तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन पाई, ठीक है? फिर माइनस साइन, अब यहां पर क्या आता था बेटा? ऐसे इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे, ठीक है? इसको डिफरेंशिएट करोगे, जो पहला फंक्शन बाहर छोड़ा था तो 1 आएगा, और उसके बाद इसका इंटीग्रल माइनस कॉस पाई एक्स बाय पाई का, तो ये प्लस हो जाएगा,
और यहां पर हो जाएगा साइन पाई एक्स बाय पाई स्क्वायर। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ठीक है, साइन पाई एक्स बाय पाई स्क्वायर, साइन पाई एक्स बाय पाई स्क्वायर। तो बेटा यहां पर भी इंटीग्रल सेम है, यहां पर भी इंटीग्रल सेम है, तो इसमें तुम लोग डाल देना -1 से 1 और फिर माइनस करके यहां पर सेम चीज आएगी, माइनस एक्स कॉस पाई एक्स बाय पाई प्लस साइन पाई एक्स बाय पाई स्क्वायर, और इसमें डलेगा 1 से लेके 3/2। बस अब तुमको ये लिमिट्स यहाँ पे पुट करनी है और आंसर निकालना है। तो बाय पार्ट्स भी तुम लोगों को लगता हुआ दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है। इससे हमारा बाय पार्ट्स भी रिवाइज हो गया। चल अगला सवाल है बेटा, बहुत ही उम्दा सवाल है, ठीक है, लेकिन यार मेरा ना गला बहुत तेज दर्द कर रहा है यार। वैसे ये लास्ट सवाल ही है, ठीक है। देखो हर टाइप का सवाल तुम लोगों को मैंने करा दिया है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में यार जब तक लिमिट एज अ सम था, ठीक है, मैंने आपको बताया ना एक तरीका होता है डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने का, लिमिट ऑफ अ सम की तरह। तो वो वाले जब तरीके थे, वो वाला जब सवाल आता था तो बेटा वो लंबा चौड़ा सवाल आता था, ठीक है। तो अब वो डिलीट हो गया है, तो इसलिए आपको प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल ही पूछे जा रहे हैं ज्यादा, और प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल ही आपका 5 नंबर में आएगा ही आएगा। और इन्हीं सवालों में से हो सकता है कि आपको जो मैंने इस वन शॉट में सवाल कराए हैं, इन्हीं सवालों में से आपको कोई ना कोई सवाल दिख जाए। तो ये एक लास्ट सवाल है बेटा, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि आपको करना कैसे है, ये आप होमवर्क में ले लीजिए। थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं इसके बारे में कि आपको करना कैसे है बेटा। अगेन आप यहाँ पे देखो किंग्स प्रॉपर्टी लगाओगे तो यहाँ पे पाई माइनस एक्स है, और यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे को, ए स्क्वायर, यहाँ पे कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स, और यहाँ पे साइन ऑफ पाई माइनस एक्स। लेकिन साइन के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि स्क्वायर है, तो ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स रहेगा, ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स रहेगा, लेकिन ऊपर पाई माइनस एक्स हो गया है। बोलो हाँ या ना। तो तुम्हारा अगर ये आई है तो तुम्हारा आई कैसे दिखेगा बेटा, 0 से लेके पाई, पाई माइनस एक्स dx अपॉन डिनोमिनेटर विल बी सेम, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। डन। अब हम लोगों को क्या करना है, यहां पर तुम लोगों को पता है इन दोनों को क्लब करेंगे तो 2i विल बी इक्वल टू x माइनस एक्स है, तो यहां पर पाई आ जाएगा, और मेरा न्यूमरेटर कैसा दिखेगा, 0 से लेके पाई dx अपॉन दिस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब यहां पे एक बारी मेरे को बताओ कि अगर तुम x की जगह पाई माइनस एक्स रखते हो तो क्या तुमको सेम चीज मिलेगी, यहां पे बताओ। तो मतलब तुम यहां पे लिमिट को 0 से π/2 करके 2 को बाहर जंप करवा सकते हो। वो चीज करवाओगे तो तुमको यहाँ पे 0 से π/2 दिखेगा, और यहाँ पे जो इंटीग्रल दिखेगा ना, अब क्या करना बेटा, इसको tan की टर्म्स में कन्वर्ट कर देना। मतलब यहाँ पे तुम लोग क्या करना, cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देना, फिर तुम उस इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना जब तुम 0 से π/2 यहाँ पे लेके जाओगे ना, तो tan π/2 तुमको पता है नॉट डिफाइंड होता है, तो वहां पे तुमको ना अपनी लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही लाजवाब सवाल है, इसमें तुमको कुछ नई चीजें सोचने को मिलेंगी, कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी, जिसका तुमको ध्यान रखना है। तुम्हारा एनसीईआरटी में ये सवाल है मिसलेनियस में। अगर तुम इस सवाल को नहीं बना पाते हो तो मिसलेनियस में तुमको ये सॉल्व्ड एग्जांपल में दिखेगा, तो तुम लोग इसका सॉल्यूशन देख लेना, वहां से तुम लोगों को समझ आएगा कि इसके आगे प्रोसीड करना कैसे है। मैंने हिंट तुम लोगों को दे दिया, ठीक है। थोड़ा सा बेटा गला ना दर्द कर रहा है, वरना थोड़ा सा और लंबा खींचता लेक्चर को, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब बेटा तुम लोगों का एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का वन शॉट आने वाला है। इंटीग्रेशन मैंने इनडेफिनेट और डेफिनेट दोनों के दोनों अलग पार्ट में कवर करा है। इनडेफिनेट वाला पोर्शन क्योंकि ज्यादा लंबा है, वहां से मतलब ज्यादा सवाल आते हैं आप लोगों के, तो वो 3-3.25 घंटे का लेक्चर था। ये अबाउट 1 घंटे का लेक्चर है, तो 4 घंटे में आपका बेटा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट एओआई आएगा, उसके बाद अपना डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बेटा अक्टूबर के महीने में ही मैं सारे के सारे वन शॉट्स कवर करवा दूं और मेरी साइड से आपका सिलेबस खत्म हो जाए, क्योंकि नवंबर में बेटा फिर मेरे को लाइव आना है, और लाइव आके हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, मजा आएगा। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, जय।